Directions. Question number 1 to 4. Select the most appropriate synonyms. समानार्थक, समानार्थक अर्थ खोजना है आपको इन निम्नलिखित शब्दों के। द फर्स्ट वर्ड इज मंडेन। इसकी हिंदी है सामान्य, जिसमें एक्साइटमेंट की कमी हो, सामान्य हो, साधारण हो, दैट इज कॉल्ड मंडेन। कॉमन प्लेस, इसका भी अर्थ है सामान्य। एग्जेम्पलरी, उदाहरणीय। अनकॉमन, असामान्य। एक्सक्लूसिव, विशिष्ट। मंडेन और कॉमन प्लेस के अर्थ में समानता है, यानी कॉमन प्लेस मंडेन का सिनोनिम है, समानार्थक शब्द है। आंसर चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। मंडेन, कॉमन प्लेस, सामान्य, साधारण। नेक्स्ट वन इज सलूब्रियस। इट मीन्स स्वास्थ्यकर, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, लाभकारी हो, उसे सलूब्रियस कहते हैं। बेनिफिशियल हो, लाभकारी हो। वाइकेरियस कहते हैं जो किसी दूसरे के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य का दायित्व किसी अन्य पे पड़े, या अप्रत्यक्ष भी इसका अर्थ है। इंसीडियस, आपत्तिजनक है। सेप्टिक है वह जख्म, वह घाव जो बाद में खतरनाक हो जाता है, फैल जाता है, इत्यादि। सलूब्रियस और बेनिफिशियल में समानता है, अतः बेनिफिशियल सलूब्रियस का सिनोनिम है, इसलिए ए करेक्ट आंसर चॉइस है। नेक्स्ट वन, रिनाउंस। रिनाउंस में त्याग देना। एक व्यक्ति सुख का जीवन, ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत कर रहा है, एंड he renounces, he gives up, okay? ऐसे जीवन को छोड़ देता है, उसे कहते हैं रिनाउंस, त्याग देना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इम्ब्रेस का अर्थ है गले लगाना, अपना लेना। एंटोनिम होगा इसका इग्नोर, अनदेखी करना। समानता नहीं है अर्थ में। ओवरलुक, नजरअंदाज करना। समानता नहीं है अर्थ में, कोई मेल नहीं है दोनों के अर्थ में। एब्जर्ड, इसका भी अर्थ है छोड़ देना। कोई कार्य कोई चीज जो आपके लिए अच्छी है, आपने छोड़ दिया। रिनाउंस और एब्जर में समानता है, अतः डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, एडुलेशन, प्रशंसा। एडुलेशन, प्रशंसा। अपैथी, उदासीनता, अभाव, रुचि का अभाव। अवर्जन, घृणा। स्कॉर्न, किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, आप उसके प्रति घृणा प्रदर्शित करते हैं, दैट इज स्कॉर्न। एडोरेशन, जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडोरेशन। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द। स्टेशनरी, ये जो ए वाला स्टेशनरी है, एक ई से भी होता है, जो लेखन सामग्री जिसे कहते हैं। ए से स्टेशनरी, इसका अर्थ होता है स्थिर,
स्थिर। इसका विपरीत क्या होगा? अस्थिर, जो गति में है, मूव कर रहा है, मूविंग, वह जो गति में है, इसका विपरीत अर्थ रखता है। स्टिल, शांत। स्क्वायर आप जानते ही, स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर है। वॉच, निगरानी करना या निगरानी। मूविंग, स्टेशनरी का विपरीतार्थक शब्द है, इसलिए एक करेक्ट आंसर चॉइस है। नेक्स्ट वन, डिस्क्रीट का अर्थ होता है सावधान, केयरफुल। डिस्क्रीट का अर्थ होता है सावधान, केयरफुल में सावधान। ये समानार्थक है, विपरीतार्थक नहीं है। हीडलेस, जो ध्यान नहीं देता है, लापरवाह है। टैक्टफुल, जो काम को चतुराई से करता है, टैक्टफुल है। हार्मलेस, अहानिकारक है। यहां पर हीडलेस और डिस्क्रीट, हीडलेस डिस्क्रीट का विपरीतार्थक है, विपरीत अर्थ रखता है। दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। डिस्क्रीट सावधान, हीडलेस लापरवाह। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट, जब आप कोई कथन, आप कोई बात कहते हैं और उसे आप सिद्ध करते हैं, आप अपने कथन को और शक्ति प्रदान करते हैं, इसे कहते हैं कॉर्पोरेट। आपने किसी पर कोई आरोप लगाया है तो उसे सिद्ध करेंगे, इस कार्य को सिद्ध करने कार्य को कॉर्पोरेट कहते हैं। कन्फर्म, किस चीज को, किसी भी सूचना को अगर आप उसे सिद्ध करते हैं तो कंफर्म करें। वेरीफाई उसी अर्थ में है। अपोज का अर्थ है उसका विरोध करना, कॉर्पोरेट का विपरीत है अपोज। वैलिडेट का अर्थ है उसे सही करार देना, जो आपने कहा उसे वैलिडेट किया। यहां पर अपोज इसका विपरीत है कॉर्पोरेट का, अतः सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। परनिशियस मीन्स हानिकारक, बेनिफिशियल मीन्स लाभकारी, ये विपरीत है। नेफेरियस नापाक, ये समानार्थक है, नेफेरियस नापाक। मलिशियस द्वेषपूर्ण, ये भी समानार्थक है। मैलकंटेंट असंतुष्ट, ये भी समानार्थक है, या अर्थ में ये मिलता जुलता है परनिशियस से। बेनिफिशियल इसका अपोजिट है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, इडियम्स है। इस इडियम्स का सही अर्थ चुनना है। टू मेक एनीथिंग विजिबल, किसी भी चीज को विजिबल बना देना, यानी कि देखने योग्य बना देना, ये अर्थ नहीं है। टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, इसका अर्थ होता है राज को खोल देना, रहस्य को प्रकट करना, ये रहस्य प्रकट करना है। इस लाइन का भी टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ये भी इसका यही अर्थ है। टू रूइन समवन्स प्लान, किसी की योजना को यानी कि असफल कर देना, ये अर्थ नहीं है। टू टॉक रैंडमली, अचानक बात करना, ये अर्थ नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। स्पिल द बीन्स मींस रहस्य प्रकट करना। नेक्स्ट वन, बाइट योर टंग, अब बात कहते हुए रुक जाना, अपनी बात को नहीं कहना। टू स्कोल्ड समवन, किसी को मौखिक रूप से डांटना, नो। टू ड्रिंक वेरी हेवली, बहुत ज्यादा पी लेना, नो। टू अवॉइड सेइंग समथिंग, कुछ कहने से बचना, रुक जाना। टू हैव समथिंग एक्सप्लोर, किसी चीज की तलाश करना। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, इसका अर्थ है जो बीत गई से बात गई, पुरानी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ होगा इग्नोर द पास्ट, इसका अर्थ है चेंज द पास्ट, भूतकाल को बदलना, नो। टेक रिवेंज, बदला लेना, नो। फ्लैटर समवन, किसी व्यक्ति की चापलूसी करना, नहीं, ये अर्थ है इग्नोर द पास्ट, इसके करीब है जो बीत गई सो बात गई। नेक्स्ट वन, बर्न वंस ब्रिजेज, इसका अर्थ है कि
कोई ऐसा आप कार्य करते हैं कि फिर पुनः आप पुरानी स्थिति में नहीं जा सकते हैं। वर्किंग वेरी हार्ड, नो। रातों रात सफल होना, नो। शत्रु पर आक्रमण करना, नो। इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट, पुरानी स्थिति में वापस जाना जब असंभव हो तो उसे कहते हैं बर्न वंस ब्रिजेज। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग विच कांट बी टेकन बाय फोर्स, वह चीज जिसे आप बलपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इरेसिस्टिबल का अर्थ है कोई चीज जिसको करने से आप अपने आप को नहीं रोक सकते हैं, आप काबू के बाहर हैं, आपको कोई कार्य करने से अपने आप को नहीं रोक सकते हैं, उसे कहते हैं इरेसिस्टिबल। वो एक ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करने से आप रुक नहीं सकते हैं, इसलिए ये मेल नहीं कर। इंपेरेटिव अति आवश्यक, ये भी सही विकल्प नहीं है। इम्प्रॉम्प्टू बिना तैयारी के, ये भी सही विकल्प नहीं है। इम्प्रेग्नेबल का अर्थ है जिसे भेदा नहीं जा सके, जिसे शक्ति से प्राप्त नहीं किया जा सके, इम्प्रेग्नेबल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सी, सॉरी, दिस इज कॉल्ड इम्प्रेग्नेबल। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। Next, a person who arranges and sells flowers, वह व्यक्ति जो फूल का व्यापारी है, जो फूल उगाता है, वो हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं, बोटनिस्ट आप जानते ही हैं, ओके। अपियरिस्ट वो जो मधुमक्खी पालता है। हियर फ्लोरिस्ट is the seller of flowers, florist. Okay. Next one, a person who leaves his or her own country to live in another country permanently, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ देता है दूसरे देश में रहने के लिए, ऐसे व्यक्ति को एमिग्रेंट कहते हैं। और जब ये व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है तो उस व्यक्ति को इमिग्रेंट कहते हैं, IMMIGRANT। वहां के लोगों के लिए, जिस देश को छोड़ता है वो अपने देशवासियों के लिए एमिग्रेंट है। वेगाबॉन्ड जो बिना घर के है, जिसका घर नहीं है। मर्सिनरी जो पैसे लेकर आतंकी या युद्ध करता है। इमिग्रेंट वह जो दूसरे देश में जाकर बस जाता है। यहाँ सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, स्पेलिंग चेक। एम्बॉडीमेंट करेक्ट है, मनूवर करेक्ट है, डिसेंट्री करेक्ट है, ट्रूली में ई नहीं होता है। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट करेक्ट है, डी हियर, टी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। रेस्टोरेंट करेक्ट है। इफरवेसेंस इन बुलबुला जिसे करेक्ट है। इम्पेकेबल जो इंसेसेंट लगातार, ये करेक्ट है। इम्पेकेबल में डबल सी होता है, अतः IMPECCABLE, इम्पेकेबल यानी बिना त्रुटि के, जिसमें कोई कमी नहीं हो। ओके। नेक्स्ट, 18th, that's why C is the correct answer choice. Now 18th, surreptitious means चुप चोरी, ये करेक्ट है स्पेलिंग। और sacrilege means अपवित्र करना, impervious, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। impervious जो प्रभावित नहीं होता है। incandescent जो धीरे धीरे जिसकी रोशनी बढ़ती है, इनकैंडिसेंट। और गर्मी जितना गर्म होता है रोशनी बढ़ती है, इनकैंडिसेंट। सैक्रिलेज में डी का नहीं होता है। बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, 90, एवरीवन नोज द फैक्ट दैट चाइना इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नहीं, इन नहीं होगा, यहाँ पे टू होना चाहिए। टू द नॉर्थ, भारत के उत्तर में है, अतः इनके स्थान पर टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट,
Over the years, I met an old friend of mine on platform 2 in Patna Junction. No, at Patna Junction, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे के लिए एट का प्रयोग करते हैं. ओके, A is the correct answer choice. Next one. Okay, thank you very much. See you. Until then, good night. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. आज मॉक टेस्ट 3 का डिस्कशन आज करवाने जा रहे हैं और वो किसका है? पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का है. एक चीज मैं बता दूं कि टारगेट बैच 10 जून से स्टार्ट हो रही है. जिनको इनमें इनरोल करवाना है वो जल्द से जल्द राजधानी कोचिंग सेंटर को संपर्क करें. ठीक है. अब क्वेश्चन देखिए, इसमें 15 क्वेश्चन जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है उसका मैं आज डिस्कशन करवाने जा रहा हूं. क्वेश्चन क्या है? विशेषीकृत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है जो इनपुट और आउटपुट डिजाइनों को शेष कंप्यूटर के साथ संप्रेषण करने देता है? यानी कि यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वह विशेषीकृत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है इसमें से चारों में से जो इनपुट और आउटपुट डिजाइनों को शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ या इनपुट हो या आउटपुट किसी का भी बारे में बोल रहा है वो संप्रेषण करने देता है. यूटिलिटी ड्राइवर नहीं होता, ड्राइवर होता है. तो इसको हटाइए, इसको मत कहिए यूटिलिटी, इसको कहिए ड्राइवर या डिवाइस ड्राइवर कह सकते हैं. तो ठीक है, तो ये तो मेरा गलत टर्म है. यूटिलिटी प्रोग्राम, देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? ये हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस या सिस्टम मेंटेनेंस से रिलेटेड है. जैसे कि आपका एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, ये सब उसी का पार्ट है. तो ये भी मेरा नहीं होगा. डेटा कॉम्प्रेशन यूटिलिटी, यानी कि वैसा सॉफ्टवेयर जिससे कि मैं डेटा को छोटा कर सकूं, जैसे विनजिप कॉम्प्रेशन सॉफ्टवेयर, उससे भी रिलेटेड नहीं है. तो इसी कारण से ये भी गलत होगा. हाँ, डिवाइस ड्राइवर, देखिए डिवाइस ड्राइवर का एकदम अहम रोल है. बिना डिवाइस ड्राइवर के आप कोई भी हार्डवेयर डिवाइस नहीं चला सकते. अगर आपने स्कैनर परचेज किया है तो डिवाइस ड्राइवर उसमें डालना होगा, सॉफ्टवेयर डालनी होगी, तब ओएस उसको रिकॉग्नाइज करेगा. नहीं तो नहीं रिकॉग्नाइज, वो समझेगा कि ये हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है. तो आंसर आपका हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर. अब सैटेलाइट कनेक्शन के लिए एंटीना की डैश कहते हैं मॉडेम. मॉडेम क्या है? कन्वर्जन है, यानी एनालॉग सिग्नल को क्या करना, डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में. तो इसी कारण से मॉडेम नहीं होगा. दूसरा है टर्मिनल. टर्मिनल क्या है? यानी कि हर एक सर्वर में देखिएगा टर्मिनल होगा. वो क्या होता है? कम्युनिकेशन का एंड पॉइंट होता है. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं. तो टर्मिनल भी आपका इसका पार्ट नहीं होगा. वीसैट, अब देखिए वीसैट का कभी कभी देखिएगा फुल फॉर्म पूछता है. तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी स्मॉल एपर्चर, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल. क्या है? वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, यही वीसैट है. ठीक है. तो यहां पे वही ना है, सैटेलाइट कनेक्शन के लिए एंटीना की क्या होनी चाहिए? वीसेट होनी चाहिए. इनमें से कोई नहीं, हमको आंसर प्राप्त हो गया तो हम डी पे नहीं लगाएंगे, ये क्रॉस मेरा हो जाएगा. एक ट्रांजैक्शन में
रोलबैक कमांड का देखिए, आपने ट्रांजैक्शन में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। कमिट का मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, रोलबैक का पुनः उसी अवस्था में आ जाना, उसको रोलबैक कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन के निष्पादन के परिणाम स्वरूप डेटाबेस में होने वाले सारे परिवर्तन को अंडू करना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्यों सही होगा? हमने बताया ना कि जब ट्रांजैक्शन होता है और मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो वह पुनः, यानी कि जो भी वर्क किया हुआ है सब अंडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडू हो जाएगा। तो अर्थात ऐसा स्थिति में हमारा ए आंसर। अब बी क्यों नहीं होगा? अंतिम अपडेटेड, ये कह रहा है कि लास्ट में जो किया गया है उसी को अंडू करें। अरे तो सब चीज होगा ना, सब जो भी काम हुआ सबको अंडू करना है, तो ये भी नहीं होगा। डेटाबेस के कंटेंट को इसके पिछले दिन के, यानी कि अब ये कह रहा है क्या, पिछला दिन जो काम हुआ ना वहां तक हम अंडू कर देंगे। नहीं, इसका जहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा ना वहां तक ही अंडू होने वाला है, तो ये भी गलत होगा। यह सुनिश्चित करना कि डेटाबेस के सारे परिवर्तन प्रभावी है, यानी कि सारे परिवर्तन, ये तो कमिट के बारे में बोल दिया ना, हटा दीजिए, ये भी मेरा आंसर गलत हो जाएगा। सही आंसर ए हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए डैश नहीं दे पाते। अब यहां पे पूछ रहा है डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड। पहला पार्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या करता है? हमको इंश्योर करवाता है क्या कि वेदर माय मैसेज इज चेंज और नॉट, क्या कि हमारा जो मैसेज जो है वो चेंज हुआ है कि नहीं, यही इंश्योरेंस क्या दिलवाता है? इंटीग्रिटी। तो हमारा डिजिटल सिग्नेचर, अगर हमने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बोला तो इसमें क्या हुआ कि ये मेरे लिए उपयोगी है। नॉन रिपुटेशन, नॉन रिपुटेशन का मतलब है कि जब सेंडर हो ना वो डिनाई कर जाए कि हमने ये मैसेज नहीं भेजा। व्हेन द सेंडर डिनाइड यस दैट दिस मैसेज इज नॉट सेंड बाय मी, तो ये भी तो है। ठीक है, यहां पे क्या नहीं, डिजिटल सिग्नेचर के लिए डैश नहीं दे पाते, तो यहां पे ये है, दोनों है। अब ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का मतलब है चेकिंग। वो चेक करेगा कि क्या ये मेरा ऑथेंटिकेशन ये सही है कि नहीं, यूजर आईडी और पासवर्ड सही है कि नहीं। ठीक है, देखिए सब में देखते रहिए, ये इंटीग्रिटी ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर का पार्ट है। नॉन रिपोर्टेशन में क्या होता है कि व्हेन सेंडर डिनाइड फॉर मैसेज, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ऑथेंटिकेशन पर कॉन्फिडेंशियलिटी ये चीज लैक करता है हमारे डिजिटल सिग्नेचर में, और वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं दे पाते हैं। तो ये तीनों तो दे पाते हैं पर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं दे पाते हैं, तो इसी कारण से मेरा आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, अब 40 देखिए, 40 क्या पूछ रहा है? ऐसे कई सुरक्षा उपकरण जिसका उपयोग व्यक्तियों को आपके सिस्टम का शोषण करने से रोकने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से किसका फायरवॉल के संयोजन से प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, सिक्योरिटी से आपके सिस्टम को क्या एक्सप्लॉइटेशन से क्या करता है? रोकता है। तो उसमें पूछ रहा है कि किस फायरवॉल का हम लोग यहां प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन यही है हमारा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, पहला प्रॉक्सी सर्वर। व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर? ये क्या है? इंटरमीडिएट सर्वर है, किसके बीच में है? यूजर और इंटरनेट के। तो प्रॉक्सी सर्वर तो नहीं होगा। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है? ये डायरेक्टली क्या करवाता है? इन अदर वे कैन से टू डिटेक्ट अनऑथराइज एक्सेस। ये क्या करता है? डिटेक्ट करवाता है अनऑथराइज एक्सेस से।
तो यहां पे हमारा पूछा जा रहा है कि किस वर्ड, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर बन सकता है। बन क्या सकता है, यही मेरा आंसर होगा। कारण क्या है, इंट्रूजन डिटेक्शन। इंट्रूजन का मतलब क्या है, बाहरी व्यक्ति, यानी कि क्या मतलब है कि बाहरी व्यक्ति जो सिंग मार रहा है, सिंग क्या सोचता है, हाँ सिंग मार रहा है, यानी कि बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश करने जा रहा है या करना चाहता है, तो उसी का रोकथाम, यानी कि ये डिटेक्ट कर दिया नहीं, ये व्यक्ति बाहरी नेटवर्क का है तो इसको परमिशन नहीं देगा, तो इसी को कहा जाता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो ये तो सही होगा एकदम 100। टर्मिनल सर्वर, देखिए टर्मिनल सर्वर क्या है, टर्मिनल सर्वर के बारे में आप समझ रहे हैं सर्वर का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम रिमोट एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा टर्मिनल सर्वर है, पर ये एक तरह से फायरवॉल नहीं है, तो इसको भी हम हटा देंगे। वेब सर्वर क्या है, ऐसा सर्वर जिसके द्वारा हम सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं कहीं पे भी, यानी ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन, दैट इज कॉल्ड द वेब सर्वर। तो यहां पे वेब सर्वर भी बनता नहीं है, तो हमारा आंसर बनता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चार बुनियादी कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण कौन सा है, यानी कि हमसे पूछ रहा है जब डिवाइसेस जो कनेक्ट होती है तो वहां पे हार्डवेयर जो हम लोग यूज करते हैं डिवाइसेस, यानी कि जब कनेक्टिंग करते हैं किसी चीज के लिए भी, तो वहां पे जो डिवाइसेस जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन कौन सा डिवाइस है वो बताइए। रिपीटर तो हम यूज करते हैं, ब्रिज भी यूज करते हैं, राउटर और गेटवे, ये सब नेटवर्किंग का पार्ट है। रिपीटर यूज करते हैं, ब्रिज, राउटर, डेल क्या है, डेल तो दूसरा चीज हो गया ना, मे बी ये डेल आपका कंपनी, यानी कि जो कंपनी लैपटॉप बनाती है उसके बारे में बोल जा, तो ये तो नहीं है हार्डवेयर। रिपीटर है, कनेक्टर है, राउटर और गेटवे। देखिए कनेक्टर क्यों नहीं होगा, कनेक्टर एक छोटा पार्ट है, ठीक है, इसको आप कनेक्टिंग डिवाइसेस नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसी कारण से ये मेरा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, एम्पलीफायर, ब्रिज, राउटर, यहां एम्पलीफायर कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है, एम्पलीफायर आपका सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, दिस इज नॉट अ कनेक्टिंग, यानी कि जिससे मेरा नेटवर्किंग में कनेक्टिविटी प्रदान करे डिवाइसेस को, ये हम लोग एम्पलीफायर का यूज नहीं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे बनेगा। स्टूडेंट्स वंस मोर आई एम जस्ट गोइंग टू रिमाइंड यू, हम लोग का टारगेट जो बैच है वो 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सीट लिमिटेड है, जल्द से जल्द, क्योंकि ये टारगेट बैच है, ठीक है, सीट फुल हो जाएगी तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम लोग टारगेट बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 10 जून से, किसका, पटना हाईकोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का। तो जल्द से जल्द आप यस इंस्टीट्यूट को संपर्क करें। ऐसे भी आप देख रहे हैं नीचे में यस मोबाइल नंबर फ्लैश कर रहा है, अब कैसे आना है वो तो आपको मालूम है, पटना जो यूनिवर्सिटी है ना उसके जस्ट सामने पिलर नंबर 6061 है, उसी के जस्ट सामने आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप आके संपर्क कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के साथ प्रमुखतः किस प्रकार की प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाना है, यानी कि सुपर कंप्यूटर में जो हम प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट यूज करते हैं, जो प्रयोग किया है, तो वो क्या है, फ्लॉप्स, 1 सेकेंड के फ्रैक्शन है, ये तो नहीं है, ये तो एक तरह से क्या कहा रहा है कि 1 सेकेंड के फ्रैक्शन है, कि सेकेंड का 10वां 11वां जो भी पार्ट है। गीगाहर्ट्ज ये हमारा क्लॉक स्पीड का है, तो ये भी नहीं होगा। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट का ये नहीं पार्ट है। तो वो क्या है, फ्लॉप्स, क्या है, फ्लॉप्स, यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट, एप्लेट एक डैश डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। देखिए एप्लेट क्या है उसको समझिए। एप्लेट मेन क्या है, ये किसके लिए यूज होता है, ये हमारा जावा एप्लेट वेब पेजेस के लिए होता है।
ठीक है। वेब पेजेस में जो हम लोग यूज करते हैं ना वेब पेजेस, तो वहां पे जावा एप्लेट पड़ा रहता है, ठीक है। तो वही जावा एप्लेट वेब पेजेस को ही हम लोग एक तरह से एप्लेट कहते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है एप्लेट एक क्या है, स्टैटिक है, डायनेमिक है, एक्टिव है, पैसिव है। अब देखिए यहां पे थोड़ा समझिए, डायनेमिक और स्टैटिक तो कह सकते हैं, ये दोनों तो कभी होगा नहीं। अब दोनों को समझिए, अगर हम स्टैटिक कहते हैं तो इसका मतलब है कि मेरा जो कंटेंट्स होगा वो एकदम स्टैटिक होगा, यानी कि फिक्स होगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं एप्लेट के साथ, क्योंकि एप्लेट में चेंजिंग होती है, एप्लेट में चेंजिंग होती है, तो स्टैटिक नहीं हुआ। अब डायनेमिक क्यों होगा, क्योंकि यहां पे वेरिएशन आ सकती है, चेंजिंग आती है। तो इसी कारण से ये मेरा एप्लेट कौन सा हो जाएगा, एक डायनेमिक यस डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन हो जाएगी। किस प्रकार के डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन में चाइल्ड रिकॉर्ड में एक से अधिक पेरेंट, यानी कि चाइल्ड रिकॉर्ड में एक से अधिक पेरेंट रिकॉर्ड हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन यहां फोकस कर रहा है चाइल्ड रिकॉर्ड में, जहां पे हमारा एक नहीं एक से ज्यादा हो। नेटवर्क होगा, हायरार्की तो कभी होगा नहीं। हायरार्की का मतलब क्या है, एक सिस्टमैटिक वे में। तो वहां पे क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड में नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये क्या फोकस कर रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये कॉन्सेप्ट तो आएगा ही नहीं, तो इसको तो हटना ही पड़ेगा। रिलेशनल डेटाबेस में है, रिलेशनशिप है, पर इस तरह का रिलेशनशिप आपको सिर्फ दिखेगा एक ही में, वो कौन सा है, नेटवर्क डेटाबेस में। किसमें मिलेगा, नेटवर्क डेटाबेस में, जिसमें कि चाइल्ड रिकॉर्ड में आपको मिलेगा एक से अधिक पेरेंट, और वो होगा आपका नेटवर्क होगा। डैश नेटवर्क में नेटवर्क वायरों के सिरे टर्मिनल से जुड़े रहते हैं। यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टर्मिनल, यानी कि ये किसमें आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको बस में। बस में क्या होता है, एक लीनियर केबल होता है, और इसी से हर एक टर्मिनल जुटा रहता है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, कौन सा नेटवर्क में नेटवर्क वायरों के सिरे टर्मिनल से जुड़े होते हैं, वो होगा आपका बस। स्टार में क्या होता है, हमारा सेंट्रल डिवाइस से हर एक टर्मिनल जुटा हुआ, सेंट्रल डिवाइस से हर एक नोड कनेक्ट होता है। तो इसी कारण से बस तो नहीं है, सॉरी स्टार नहीं होगा, ठीक है, स्टार नहीं होगा। हाइब्रिड तो है ही नहीं इस तरह का, यस टोपोलॉजी है ही नहीं, इसको हटा दीजिए। और शेष भी किसी तरह का कोई टोपोलॉजी नहीं है। तो इसी कारण से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, लीनियर केबल होता है, और लीनियर केबल इसको कहा जाता है, हम लोग बैकबोन भी कहते हैं, और वही एक बैकबोन होता है जिससे हर एक नोड अपने आप में, यानी कि हर एक नोड उस बैकबोन से कनेक्ट रहता है। जब दो ट्रांजैक्शन डेटा को अनलॉक करने के लिए एक दूसरे का इंतजार करे तो उससे उत्पन्न होने वाली स्थिति, ये तो सिंपल आपने पढ़ा होगा, डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है, जब आपका 2 और मोर ट्रांजैक्शन हो रहा है और सब क्या कर रहा है, वो उसके लिए वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर ईच अदर। जब एक से ज्यादा यानी कि 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो और हर कोई वेट कर रहा है एक दूसरे के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं, ठीक है। अब शेयर्ड लॉक क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। जब मल्टीपल यूजर्स कैन रीड, दैट मेक्स योर शेयर्ड लॉक, ठीक है। तो यहां पे ये भी नहीं बनेगा मेरा आंसर। अब एक्सक्लूसिव लॉक क्या होता है, एक्सक्लूसिव लॉक दैट इज ओनली एक यूजर कैन एक्सेस, यानी कि ओनली वन यूजर कैन एक्सेस, दैट विल बी योर एक्सक्लूसिव लॉक। तो ये भी मेरा गलत हो गया। बाइनरी लॉक क्या है,
देखिए बाइनरी लॉक क्या है, उसमें आप देखिएगा लॉक भी आपको मिलेगा और अनलॉक भी मिलेगा, पर क्वेश्चन लॉक अनलॉक से रिलेटेड नहीं है। यहां है कि क्या ट्रांजैक्शन डेटा को अनलॉक करने के लिए, यानी कि हमारा क्या होगा, हर एक जो है अपने आप में क्या वेट करेगा कि अनलॉक, यानी कि अनलॉक करने के लिए वेट करेगा, और जहां ये परिस्थिति आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेडलॉक। तो इसके अनुसार से बाइनरी लॉक भी आपका आंसर नहीं बनेगा। डैश आपके सिस्टम को हैकर से बचाता है। हैकर्स तो आप जानते हैं अनवांटेड पर्सन होता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, एनी हाउ आपके सिस्टम के डेटास को चुराना, यानी इंपॉर्टेंट डेटा को। अब देखिए ये क्या है, स्नार्ट। स्नार्ट क्या है, ये हमारा एक आईडीएस सॉफ्टवेयर है, यानी कि आईडीएस सॉफ्टवेयर है। तो हमारा यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है हैकर से, तो स्नार्ट तो नहीं होगा। बैकअप क्या है, जब मेरा कोई डेटा उसका मिररिंग करना है, उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकअप। तो बैकअप भी आपका नहीं होगा। फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए होता है, तो यहां तो क्वेश्चन हमारा क्या है, हैकर से बचाता है, सिक्योरिटी, हैकर से नहीं, अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। तो यहां पे फायरवॉल भी नहीं बनेगा। एंटीवायरस, अच्छा सॉरी फायरवॉल यहां पे दोनों करेगा ना, फायरवॉल सिक्योरिटी दिया, फायरवॉल अगर सिक्योरिटी दिया तो अर्थात क्या किया, हैकर से बचा, यानी कि बाहरी व्यक्ति से आपको बचा रहा है, तो हमारा आंसर फायरवॉल होगा। एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस आपके फाइल को जांच करता है कि क्या वो वायरस से ग्रस्त है कि नहीं, उसी को स्कैन करके आप तक पहुंचाता है कि ये फाइल इन्फेक्ट हुआ है, क्या इस पे कार्रवाई की जाए। तो अगर हां बोलते हैं तो उस पे कार्रवाई होती है, ठीक है। जो प्रोग्राम वर्तमान में सिस्टम में लोडेड हो लेकिन एक्टिव ना हो, उसे डैश में रनिंग कहा जाता है। देखिए यहां पे समझिए, इसका कहने का मतलब है मेमोरी में पड़ा हुआ है पर रनिंग मोड में नहीं है, क्वेश्चन यही है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए बैकग्राउंड, यानी कि कह रहा है क्या कि सिस्टम में लोडेड है पर लेकिन एक्टिव ना हो, तो उसे डैश में रनिंग कहा जाता है। स्वाभाविक है, ये क्या करेगा, बैकग्राउंड रनिंग होगा, ठीक है। अब देखिए यूजर सेशन क्या होता है, यूजर सेशन का मतलब है कि यूजर अपना सेशन स्टार्ट करे, तो इसको इससे मतलब नहीं ना है। यूजर का मतलब क्या है, वो अपने यूजर आईडी से स्टार्ट करेगा, सेशन चालू हो जाएगा, अपना काम करेगा। बैकअप नहीं होगा। बैकअप क्यों नहीं होगा, बैकअप हमारे डेटा को क्या करता है, या एक नया फाइल क्रिएट करवाता है, यानी कि उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, तो वो भी तो मेरा नहीं होगा। अब कर्नल क्या है, ये कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज कॉल्ड द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी कारण से क्या होगा कि आपका कर्नल भी नहीं होगा। अब देखिए बैकग्राउंड क्यों होगा, क्योंकि प्रोग्राम जो है ना वो मेमोरी में पड़ा हुआ है बट नॉट एक्टिव है। मेमोरी में पड़ा हुआ है बट एक्टिव कहां नहीं है, फोरग्राउंड में एक्टिव नहीं है, बैकग्राउंड में एक्टिव है, फोरग्राउंड में एक्टिव नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकग्राउंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करना होता है, यानी इंटरनेट से जो आ रहा है मेरा फाइल, उसको कंप्यूटर में सेव करना है। तो इसको क्या कहा जाता है, जब बाहर से कोई डेटा आए हमारे सिस्टम में सेव होने के लिए, तो ये मेरा प्रोसेस होता है डाउनलोडिंग, और जब यहां से उठ के कहीं जाता हो तो इसको कहते हैं अपलोडिंग। तो यहां पे इंटरनेट में कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव किया जाए तो उसको डाउनलोडिंग कहेंगे, स्टोरिंग कहेंगे। स्टोरिंग क्या है,
कोई डेटा को पेन ड्राइव से स्टोर करवा रहे हैं तो उसको कह सकते हैं स्टोरी, पर यहां इंटरनेट से तो ये टर्म नहीं होगा। ट्रांसफरिंग का मतलब क्या है कि यहां से हम डेटा को किसी दूसरे सिस्टम में दे रहे हैं, डाल रहे हैं, तो वो हमारा ट्रांसफरिंग ये भी नहीं होगा। अपलोडिंग क्यों नहीं होगा? अपलोडिंग क्या बोले, आपके सिस्टम से जाता हो तो वो अपलोडिंग, पर हमारा क्या है, इंटरनेट से कहीं किसी सोर्स से मेरा डेटा कंप्यूटर में आ रहा है तो उसे हम कहते हैं क्या, डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, अनसॉलिटेड ईमेल क्या कहलाता है? अनसॉलिटेड ईमेल आपने पढ़ा होगा, ये स्पैम होता है। स्पैम में जनरली देखिएगा ये हमारा स्पैमिंग होता है, ठीक है, ये स्पैम फोल्डर में पड़ा हुआ था, इसको कहा जाता है जंक मेल भी कहते हैं। ठीक है, अब यूजनेट क्या है? यूजनेट का मतलब है कि ये जनरली डिस्कशन के लिए यूज होता है। ठीक है, हमारे नेटवर्क सिस्टम में डिस्कशन के लिए जब हो तो वहां पे हम लोग यूजनेट का यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बैकबोन तो हम बता चुके हैं ना कि एक लीनियर केबल है, ठीक है, और उसी के अनुसार से आपका हर एक टर्मिनल जुड़ा है, तो बैकबोन भी तो नहीं होगा, जो हम बताए थे आपको बस टोपोलॉजी के लिए। और फ्लेमिंग क्या है? फ्लेमिंग क्या है ये समझिए, एक तरह से एब्यूजिव है, एब्यूजिव पार्ट है, यानी कि ऑनलाइन में जब एब्यूजिव मैसेज यानी कि वल्गर मैसेजेस जो हम करते हैं तो उसका एक टर्म है, वो टर्म कहलाता है फ्लेमिंग। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो हमारा अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग क्या, स्पैम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं स्पैम कहते हैं। तो आई होप you have understood this one, all that 15 yes MCQs, and I hope this will help you a lot for your yes Patna High Court computer operator cum typist exam. Okay, thank you my dear. एग्जाम में सवाल को बनाते कैसे हैं, इस पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना होगा। सबसे पहले देखिए कि ये रेकरिंग है, और रेकरिंग वाले संख्या में जैसे 11.4 है, उस पे रेकरिंग दिया हुआ है, प्लस 22.567 पर रेकरिंग है, माइनस 13.5 और 9 पर रेकरिंग है। देखो ऐसे तो इसको सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बता देता हूं। जैसे 11.4 पे रेकरिंग है ना, तो इसको सॉल्व करोगे 114/9, जितना पे रेकरिंग नहीं है मतलब कि 114 हो गया, माइनस 11 कर देना तो 103 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि आप इसको जोड़ो, 11, 22, 33 में से 33 को घटाओ मोटा मोटी तो 0 हो जाएगा। तो ये तो कभी होगा नहीं, ये कभी होगा नहीं, यही दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। आप देख सकते हो कि ये 5, 6, 7, 5, 9 और 4 है, तो देखो यहां से समझो 5, 4, 9, यानी कि आप अगर बारीकी से देखोगे तो ये हो जाएगा 4, 4, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 9, 7, 4, 11, 11 में से 9 गया तो 2, ठीक है। और इधर देखो 6 में से 6, 4, 10, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। 5, 4, 9, 9 में से 5 गया तो 4, तो ठीक तो है, यही वाला हो जाएगा। और जिसमें मैक्सिमम रेकरिंग हो, जैसे मैक्सिमम रेकरिंग 2 डिजिट पे है तो 2 डिजिट पे हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर डी 0.412 पर रेकरिंग आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, आपका आंसर क्या हो गया, 0.412 पर रेकरिंग हो गया। यहां पे देखिए ए की वैल्यू दिया हुआ है 3 + 7 × 2, बी की वैल्यू है 12/4 - 6 और सी की वैल्यू है 6 × 5 + 2। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, ए × बी + सी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 दूनी 14, 3 17, देखो 12 में 4 से भाग दिए तो 3, और 3 में 6 को घटा दिए तो -3, 6 × 5 = 30, 2 कितना हो गया 32। अब इसको हम यहां सॉल्व कर ले, 17 × -3 + 32, तो 17 × 3 = 51 और +32,
तब 12 में से सॉरी यहाँ 11 में से 2 गया 9 और 4 में से 3 गया 1 यानी -19। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, आइए अगला सवाल में हम चलते हैं। कह रहा है क्या कि 9/20 -1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है कि ये इसको बोलते हैं हम लोग बार, यानी कि विनकुलम ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 कैल्शियम 6, 3 दूनी के 6, 2 तिहाई 6, ओवरऑल लगा देंगे माइनस। चूंकि हमें इस बार पे लगा है ना तब पूरा हो जाएगा कितना आपका -5/6। तो देखो -5/6 और 5/6 दोनों कट के 0 हो गया। अब यहां देखना 9/20 है सर, और माइनस इस दोनों कैल्शियम हो जाएगा 20, तो 5 चौका 20 और 4 पचे 20, ये भी कट के हो जाएगा क्या सीधा सीधा 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 0 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, आइए थोड़ा अगले सवाल में चलते हैं। कह रहा है कि एक आदमी किसी स्थान से अन्य स्थान पर 5 किलोमीटर/आवर की चाल से पैदल जाता है और 3 किलोमीटर/आवर की चाल से वापस आता है, तब पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। तो औसत चाल देखो, अगर मान लो कि कोई आदमी गया है तो उसका स्पीड s1 था, इधर से गया है तो s2 था, तो औसत चाल बराबर 2s1 इंटू s2 बटा s1 प्लस s2। तो देखिए यहां से हम वैल्यू सीधा पुट कर लेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 3 बटा 5 प्लस 3, यानी 15 दूनी के 30/8 हो जाएगा किलोमीटर/आवर। तो 8 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 8 तिरका 24, और कितना हो जाएगा 3 के बाद 8 पचे 40, यानी कि 3.5 ही हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर/आवर। चूंकि देख सकते हो ना 8 तिया 24, और हालांकि उधर 6 हुआ तो 8 से 56 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो हम 3.5 ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका होता है फॉर्मूला 2 इंटू s1 इंटू s2 बटा s1 प्लस s2, यानी कि 2 पचे 10 30/5 3 8। तो आंसर यहाँ पे कर सकते हैं 3.5 किलोमीटर/आवर। बोलिए किसी को डाउट तो नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं, एक सवाल है बहुत सिंपल कि यदि 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं तो 7 पुरुष उस काम को कितना दिन में करेंगे। ऐसे सवाल को बनाने के लिए MDH मसाला, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 S2 बटा W2। अब देखो मैन के जगह पे 8 है, डे के जगह पे 14 है, काम 1 हो रहा है। अब बोला कि 7 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में, यहाँ डे और बटा 1 ही हो जाएगा, 7 से काटेंगे 2 बार में तो डे हो जाएगा आपका 16 दिन। और इस तरह से आप बोल सकते हो कि सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका सही हो गया। ठीक है, आइए हम अगले सवाल में चलते हैं कि ए का स्थान कक्षा में 5वां है। देखो ए का स्थान यहाँ पे जो है तो ये इसका 5वां स्थान है। अब शुरू से है कि अंतिम से है हम उसको छोड़ रहे हैं। बी का स्थान अंतिम से 8वां है। देखो बी का स्थान अगर इस शुरू से है तो अंतिम से क्या हो गया 8वां है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। यदि सी का स्थान ए से 6ठा है, अच्छा सी का स्थान ए से 6ठा है मतलब यहां से 6 गो ये आपका सी हो गया। ठीक है ना, तो अब बोला है कि ए और बी के बीच में छात्र में कुल कितने छात्र हैं, मतलब कि तथा ए और बी के बीच में है, सुनिए तथा ए और बी के बीच में है क्या भाई, ए और बी, सी का स्थान ए से 6ठा है तथा ए और बी के बीच में है। अच्छा ठीक है, ए और बी के बीच में है, बिल्कुल ठीक है। तो बीच में है ना, तो आपको हम बता देते हैं। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा सब लोग। बीच में कहने का मतलब कि 6 गो इधर भी, इधर से भी 6वां स्थान इसका होगा। तो देखो सबको जोड़ो, 8 + 5, ठीक है, और प्लस कितना हो गया 6 6 12,
तो 12 5 17 8 कितना हो गया 25। लेकिन इधर से भी सी को काउंट किए हैं, इधर से भी सी को काउंट किए हैं, तो एक सी के लिए घटा देंगे तो हो जाएगा 24। यानी इस कक्षा में टोटल छात्र हो जाएंगे 24। यानी जब सी को तुम बी से काउंट किए तो छठा काउंट कर लिए, ए से काउंट किए तो छठा काउंट कर लिए, तो उसको घटाना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 24। अब कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसे निम्नांकित वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। वर्ष, महीना और मौसम। सर वर्ष, महीना और मौसम तीनों अलग अलग चीज नहीं है। वर्ष और महीना एक दूसरे का कोलैबोरेशन है, बट मौसम दैट इज अलग है। बट ये क्या है ना, सब में सम्मिलित है, तो ये फिगर नहीं मतलब कि नहीं इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। अपराधी, चोर और पुलिस। अपराधी का काम क्या है, उसका सजा देने का काम किसका है, कोर्ट का। पुलिस और चोर एक दूसरे का क्या है ना, कॉम्बिनेशन है। अच्छा, गेहूं, फसल और अनाज। फसल में और अनाज में गेहूं खाली नहीं आता, और कुछ आता है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर और नर्स दोनों रहता है। यानी कि मान लो कि डॉक्टर के अंदर में नर्स और अस्पताल के अंदर में डॉक्टर, तो ऐसा फिगर पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। आइए हम आपको अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं। बहुत सिंपल है सर, एनालॉजी का क्वेश्चन है, और आपको मैं बार बार कहता हूं कि रेशियो अगर रीजनिंग में है दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। और ऐसे सवाल को बनाने के लिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, ना कि मैथमेटिकल टूल्स का। जैसा कि आप देख सकते हो 17 रेशियो बाबू 24 है और प्रोपोर्शन 153 है रेशियो व्हाट। तो देखो 17 से कितना बार में, 9 बार में, 17 9 153, तो 24 में भी 9 से गुना करके देखो ऑप्शन में टकरा रहा है। तो 9 चौका 36 का 6 हाथ में 3, 9 दूना 18 और 3 21, बिल्कुल 216 ऑप्शन नंबर कहां है, तो बी में है, जो आप आंसर कर सकते हो। आइए 99 नंबर क्वेश्चन पे आइए। ए डी का भाई है, देखो डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है। देखो ए डी का भाई है, सर देखना डी का भाई कौन है सर, ए है, ए प्लस कर देना। डी बी का पिता है, बी के पिताजी कौन है, डी है। बी और सी बहन है, बी और सी आपस में क्या है, बहन है। यह बताइए सी का ए से क्या संबंध है, आपके पिताजी के भाई तो चाचा लगेंगे, लेकिन रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में याद रखिएगा जिसमें से लगा है ना उसको काउंट नहीं करते हैं। यानी कि ए के बारे में नहीं बताना है कि सी क्या लगेंगे, ए के तो भतीजी लगेगी, क्या लगेगी, भतीजी, क्योंकि ये फीमेल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप आंसर करेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन के दुनिया में, और बिल्कुल आप बेहतरीन तरीका से देख सकते हैं। अंतिम सवाल क्या है कि एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं जिनमें 5 बच्चे ए बी सी डी और ई है। बट एक बात याद रखिएगा, रीजनिंग में कभी भी भावनाओं पे कंट्रोल होना चाहिए। रीजनिंग में अगर आप सोचते हैं कि आप डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही होता है तर्क शक्ति। आपके ब्रेन में कितना पावर है, आपके पास सोच करके समझने की क्षमता है कि नहीं, ये चेक होता है। तो कह रहा है कि एक दूसरे के पीछे अलग अलग 5 पंक्ति में निम्नलिखित प्रकार से बैठे हैं, मतलब कि ये इस सीरीज में नहीं बैठा हुआ है। कह रहा है कि ए बैठा है सी के पीछे, तो सी के पीछे कहीं ये बैठा होगा, ठीक है। अब बोला है कि आप लोगों से, अच्छा पीछे बैठा है तो आप मतलब कि जस्ट पीछे भी बना सकते हो। कह रहा है लेकिन बी के आगे है, मतलब ये कहां है, बी के आगे है, कौन भाई, ए। तो कह रहा है सी बैठा है ई के पीछे, ई के पीछे कौन बैठा है, सी बैठा है, और कह रहा कि पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति में वह किस प्रकार बैठे हुए हैं, और कह रहा है कि डी बैठा है ई के आगे, मतलब ई के आगे डी बैठा है। इस तरह से सीक्वेंस बना है, लेकिन आपसे बोला है कि हम पंक्ति में बैठे हुए हैं, मतलब इसको आप ऐसे पलट दीजिएगा तो डी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर सी, फिर ए और फिर बी हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा इसको टैली करेगा, तो डी ई सी ए बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है आपको पूरे मैथ रीजनिंग का डिस्कशन, हालांकि इसमें सारा का सारा सीरीज आपको मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हर उस बच्चे को फायदा मिले जो जिसपे इसका सख्त जरूरत है। और दोस्तों आप सबने हाई कोर्ट वाले वीडियो पे बहुत सारा भरपूर प्यार दिया है, ऐसी वीडियो को शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।